चलिए रिकॉर्डिंग चालू कर दिए हमारे पिक्चर का। अब वीडियो बंद कर देते हैं, उसमें थोड़ा सही आएगा। बताओ। आपको आपको अच्छा है क्या? तो वीडियो चालू भी रखो। मेरे सिस्टम में उसे प्रॉब्लम नहीं आती है वीडियो चालू रहा तो। उसका पावरफुल सिस्टम है मेरे, तो कुछ होता नहीं। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए मैं अपना पूरा सिस्टम आपके साथ में शेयर करता हूँ। हम्म, ठीक है। चलिए आपको सब दिख रहा होगा। हाँ, अभी दिख रहा है। ठीक है। ये क्या है? अभी दिख रहा है ना आपको सब कुछ? चलो, तो मैं भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन चालू करना है हमको। हम लोग क्या करेंगे? वाइल लूप लेने वाला है। वैसे वाइल लूप और फॉर लूप के बारे में कितनों को पता है यहाँ पे? सर पढ़ा तो है, अभी बस याद नहीं है कुछ भी। व्हाइल लूप, फॉर लूप दोनों पढ़े हैं। काफी अभी इजी होता है। दिमाग में कुछ नहीं है। और लूप्स में एक्चुअली में कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है। हम्म, बहुत सिंपल वर्क है उसका। उसका बस थोड़ा स्ट्रक्चर उसका समझना है। और हम सबसे मेन इसमें सीखने वाले हैं आज कि बिट फील्ड कैसे करना है। मैं लूप से सब पहले आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वो क्या होता है जैसे। नितिन जी भी ज्वाइन कर लिया आज। हाँ बाबू हाँ। हेलो नितिन जी। लोगों के लिए एक और ज्वाइनिंग है करके। चलिए, ठीक है। तो भाई वाइल लूप फॉर लूप्स, आप में से कितनों को लूप्स के बारे में पता है अभी तक? हेलो, आवाज आ रही है? मुझे तो पता है हाँ, सर। लूप्स के बारे में पता है। और हम उन्हें क्यों यूज करते हैं लूप्स को? आइट्रेशन के लिए। एप्लीकेशन ये होता क्या है जरा बताया क्या? मुझे एप्लीकेशन का मतलब नहीं पता। किसी कंडीशन को हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है तो हमें लूप लगानी पड़ती है। ये किसी चीज को अगर बार बार यूज करना है, क्या होता है कि मान लेते हैं आपने एक कोड लिखा, कोड वन लिखा है आपने, ठीक है। बाद में कोड टू लिखते हैं, कोड फोर लिखते हैं, पर सबका काम मान लेते हैं एक ही है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा है, ठीक है। ऐसा आप करते हो तो उसमें क्या जाता है कि आपको कोड आपको बार बार लिखना पड़ता है, ठीक है। तो करना पड़ता है ना बार बार, एक ही लाइन अगर तो 10 बार आपको कॉल करना है, एक ही कोड आपको 10 बार मतलब लेना यूज करना है, तो आप उसे 10 बार आप लिखते हो। कई बार स्टार्टिंग में हम ऐसी गलतियां करते हैं। पर मान लेते हैं हमें कोड को एफिशिएंट बनाना है, कोड की जगह नहीं खानी, हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं कई बार कि भाई हमारा कोड इफिशिएंट रहे, जगह कम लगे। और मोस्टली कि एक सर्टेन एरिया में हमको तो फंसा के रखना है, फिर कुछ टाइम तक उसे यूज करना है, मान लो 10 बार 20 बार 50 बार कंडीशनल होते हैं। तो इसमें दो टाइप के लूप्स बहुत ही कॉमन है हमारे पास में। कोई बता सकते हैं हमारे पास में कौन से दो टाइप के लूप्स होते हैं? हेलो। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, 3 टाइप के होते हैं सर। यस, डू वाइल लूप एक तीसरा टाइप से कहते हैं, पर वो वाइल लूप का ही एक प्रकार है। डू वाइल लूप में क्या होता है कि अगर आपका कंडीशन गलत भी रहा पहली बार में, ठीक है। वाइल लूप क्या है? कंडीशनल वाइल लूप होता है, कंडीशनल लूप है। डू वाइल लूप में कैसा होता है कि अगर कंडीशन गलत भी रहा तो वो एक बार एग्जीक्यूट होता है, एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब एक बार करना है। डू का वो काम है, ठीक है। तो तीन लूप्स होते हैं, ये तो हमको पता है, आपको पता चल गया। तो प्राइमरीली अब देखते हैं दो होते हैं। एक होता है वाइल लूप, और उसके अंदर में जो पैरामीटर होता है वो उसका कंडीशन होता है। वो अगर उसका कंडीशन अगर वन आता है मतलब ट्रू आता है तो ही वो लूप कंटिन्यू कर रहे। अगर वो जीरो लिखा है तो कंटिन्यू नहीं कर रहे।
आप बता सकते हैं कि अगर मैंने वाइल लूप में 1 लिख दिया तो उसका मतलब क्या है? क्या हो सकता है? इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि ये वाइल लूप हमेशा चलता ही रहेगा अनंत काल तक। ठीक है। अनलेस और अगर किसी ने यहाँ पे ब्रेक लिख दिया ना, तो तभी ये ब्रेक होता है, वरना ये ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है। या फिर हमने ऊपर में ना जो एक पैरामीटर पास किया है, कुछ भी वैल्यू पास की है, उसको हम एक्सटर्नली कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरनली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक वैल्यू पास कर दिया, ऐसे हमने सीधा कोई फ्लैग ही लिख दिया, फ्लैग रखा हुआ, ठीक है। तो फ्लैग को अगर हमने किसी रीजन से हम उसको फ्लैग को अगर मान लेते हैं कि 0 कर देते हैं, तो ही वो मतलब ये लूप ब्रेक होता है। ठीक है। मोस्टली हम फ्लैग से शुरू करते हैं, ब्रेक्स का यूज बहुत ही कम करते हैं हम लूप्स को ब्रेक करने के लिए कोड में। ठीक है। तो ये कुछ तरीके, ये भी एक वाइल लूप है, एक वाइल लूप को बनाने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे अभी फ्लैग की मदद से वाइल लूप को ब्रेक करना है, तो मुझे गाइड करेगा कि किस तरह से मैं लिखूँ करके, इनसाइड द कोड मुझे ब्रेक करना है। फिर नॉर्मली एक वाइल लूप को पहले हम बना के देख लेते हैं क्या होता है। वाइल लूप में 1 लिखा, ठीक है, यानी कि हमारा चाहेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हमें लिख दिया प्रिंट एफ करके फंक्शन, प्रिंट एफ लिखा, उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, फंक्शन। ठीक है। तो अब क्या लगता है कि ये क्या करने वाला है अभी? प्रिंट फंक्शन लिखा है, तो ये क्या करेगा, ये बता सकते हैं? हम्म? हमने यहाँ पे एक वाइल लूप प्रिंट बनाया, प्रिंट करेगा, अपन कितनी बार करेगा? इनफाइनाइट टाइम वो चलते रहेगा, ठीक रुकेगा है। नहीं सर वो। फिर हम बड़ा करके देखते हैं एक बार, पता चल जाएगा, कंप्यूटर जी से पूछते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, कभी ब्रेक ही नहीं होने वाला। ठीक है। पर मान लेते हैं कि मुझे इस वाइल लूप को ब्रेक करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? आइडिया है किसी के पास में? किसी तरह से करना है मुझे ब्रेक। हम्म? हम ऐसे कर सकते हैं, फ्लैग का यूज कर सकते हैं, या फिर एक काउंटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी मान लेते हैं हम उसमें काउंटर लिख देते हैं, एलवी काउंटर लिख दिया, इसका 255 तक ही जाता है, तो मान लेते हैं हम लोग एलवी काउंटर को, जब तक एलवी काउंटर लेस देन, मान लेते हैं अभी 100 है, ठीक है, लेस देन 100, तो तब तक ये चलेगा। पर हमें इंटरनल में जो एलवी काउंटर है उसको हमको तो इंक्रीमेंट भी देना पड़ेगा। ठीक है। एलवी काउंटर इंक्रीमेंट किया, प्लस प्लस रहेंगे तो हमारा जो भी कुछ वेरिएबल बना रहेगा, या फिर कोई भी इंटीजर, इवन कैरेक्टर को भी वो एक स्टेप आगे बढ़ा देता है। ठीक है। प्लस प्लस का सिंबल देना है, जैसे हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं, एलवी काउंटर प्लस 1। ठीक है। तो एलवी काउंटर को हम इंक्रीमेंट के एक से, तो ये कितनी बार चलेगा, किसी को अंदाजा है? 99 पर। 99 टाइम, कैसे 99 टाइम? ज़्यादा चलना चाहिए ना। 100 पे तो रुक जाएगा ना कि? हाँ, 100 लगेगा। एलवी काउंटर क्या है, वो जीरो से चालू हो रहा है। ठीक है। अगर वो अच्छा। जीरो से चालू हो रहा है तो एटलीस्ट 100 टाइम चलेगा, काउंटिंग जो हम करते हैं, हम्म। तो उतना तो चलना चाहिए कम से कम। ठीक है। तो चलो चला के देखते हैं क्या आता है रिजल्ट इसका। ठीक है। 99 तक आया, और ये चालू होगा जीरो से, तो ये 100 तक आ गया। ठीक है। 99 तक काउंट किया, 99 तक आ गया। तो ये एक तरीका बना, उसके बाद में हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो गया। ठीक है। तो इसमें पूरा बंद हो गया ना, नीचे हम चाहे ब्रेक करके लिख भी सकते हैं कि भाई हमारा जो है लूप ब्रेक हो चुका है। ठीक है। ठीक है। तो वो तुम सीधा सा देख सकते हो कि ये वाला फंक्शन ब्रेक होने के बाद आया, मतलब कि हम वाइल लूप को ब्रेक भी कर सकते हैं,
ये कंडीशनल लूप्स कहते हैं, तो नीचे लिख के भी आया, वाइल लूप ब्रेक करके नीचे। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल वाइल लूप बना है, पर हम एक और तरीके एक कर सकते कौन सा डेटा टाइप है सर, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। हैं। किसका? UINT8 करके। हाँ। ये एम्बेडेड में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका, जैसे कि अभी आपने कुछ क्लासेस किए होंगे सी की या C++ के, तो वो कई बार कहते हैं कि इंटीजर 32 बिट का भी हो सकता है, 64 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपाइलर पे। ठीक है, पर हम इसमें डायरेक्टली बोल रहे हैं कि मुझे अनसाइंड में 8 बिट का चाहिए इंटीजर, तो UINT8 हम लिखते हैं इसमें। अब इसकी जगह मैं ये लिखता हूँ अनसाइंड इंटीजर, ऐसा अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे ये पता नहीं कि भाई ये जो अनसाइंड इंटीजर है ये कितने बिट का है, 32 का भी हो सकता है, 64 का भी हो सकता है। अभी मैंने अपने यहाँ पे सिस्टम को जो है X64 पे रखा हुआ है, यानी कि ये 64 बिट का हुआ, बूट बिट का जो है X84 हाँ 32 बिट का ये इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पर 132 बिट का है। पर मुझे भाई इस डाउट में नहीं रहना है कि कंपाइलर जो दे क्या देने वाला है, कंपाइलर के भरोसे पे नहीं रहना है, कंपाइलर के ऊपर अंधा भरोसा नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ पे लिख दूंगा UINT8_T, मतलब 8 बिट का इंटीजर है, वो भी अनसाइंड। चाहो तो 64 भी लिख दो, 64 मिल गया तुम्हें, 64 बिट का इंटीजर अनसाइंड। यहाँ पे इवन ये शायद से 128 तक भी जाता है, ये वाला नहीं जाता। हाँ, तो इंटीजर में 128 तक जाता है। ठीक है, ठीक है, हमें थोड़ा सा कंट्रोल करके करना पड़ेगा। रुको मैं अब करके दिखाता हूँ, ये वहाँ तक जाता है एक्चुअल में। ठीक है, करके दिखाते हैं। ये एम्बेडेड में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, UINT32 ये 128 का सपोर्ट नहीं करता है, ये नहीं करता है अपने सपोर्ट। ठीक है, ये अनसाइंड 128 का सपोर्ट नहीं करता, हम जो लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं इसका। ठीक है, इससे 64 तक जाता है, 64 तक। ये वो अनसाइंड ये मतलब 64 बिट तक सपोर्ट करती है इसकी लाइब्रेरी। जो हम जब एम्बेडेड में जब कुछ काम कर रहे होते हैं ना, तो 128 360 520 तक भी जाता है, 528 तक जाता है वो। डिपेंड करता है आप कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं। कई बार कुछ कंपनीज उन खुद की तरफ से लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते हैं, कई बार आपको ओपन सोर्स लाइब्रेरीज लेनी पड़ती है उसके लिए। ठीक है, और हम ये अनसाइन इंटीजर, अनसाइन UINT8 64 32 16 ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें परफेक्ट पता चले कि हम क्या यूज़ करें, कितना कर रहे हैं। अनसाइन 8 जो है वो तो 256 तक जा सकता है, 255 तक ही काउंट कर सकता है। तो इसलिए हम लोग कंफर्म रखने के लिए एम्बेडेड में बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, ठीक है, अब हमें एक और चीज़ करना है। अब यहाँ पर हमने एक सर्टेन काउंट तक ले गए, पर हम इसकी जगह फ्लैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई एक फ्लैग बना के देखते हैं। फ्लैग को 1 कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अब फ्लैग्स का यूज़ करना है। अभी फ्लैग्स के बारे में कितनों को पता है, ये फ्लैग्स क्या है? हम्म? नहीं पता है फ्लैग का। नहीं पता है क्या? कोई बात नहीं, पता चल गया। फ्लैग्स जो है ना, हम एम्बेडेड में बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, वो किसी चीज़ की कंडीशन बताने के लिए होता है कि भाई कोई चीज़ एक्टिव है, कोई चीज़ डीएक्टिव है, फिर उसके ऊपर हम लोग सर्टेन एक्शंस लेते हैं। ऐसे बहुत से कामों के लिए हम फ्लैग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है हम लोग जो है एक फ्लैग को हमने बनाया है, और फ्लैग जो है 0 हो जाएगा जब एलवी काउंटर जो है 50 तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो एलवी काउंटर जैसे ही 0 हो जाएगा, ये अपना जो वाइल लूप है ये ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं एक बार। कोड बनाया है, देखते हैं ब्रेक होता है क्या 50 पे। 49 पे ये ब्रेक हो गया, यानी कि 50 तक गया।
क्या आपको पता सकता है ये सेमी 50 तक गया क्या? चलिए देखते हैं एक एक करके। यस, काउंटर जब जब 50 पे पहुंचता है तब ये फ्लैग को ब्रेक कर देता है, यानी कि वाइल लूप जो है फ्लैग डीएक्टिवेट होने की वजह से 50 पे जो है वो ब्रेक हो गया। तो ये वाइल लूप के लिए कंडीशन है कुछ सिंपल वाले, आपको इन कोड को फॉलो करना है और इनके अंदर में आप जो चाहे वो कोड लिख सकते हो वाइल लूप के अंदर। नॉर्मल की तरह ही एग्जीक्यूट करते हैं, बस वो बार बार उसको एग्जीक्यूट करता रहे कंटिन्यू जब तक लूप ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो वाइल लूप का इस्तेमाल हम एम्बेडेड में बहुत ज़्यादा करते हैं, हर कोड में थोड़ा बहुत। पहला जो मेन फंक्शन है उसके अंदर में आपका मेन जब कोड रन होता है तो वो वाइल लूप के अंदर ही हमेशा लोड होता है और हम उसको वन से वन उसके कंडीशन पास करते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स का है, कंडीशंस का ही है, हम उसमें पास करते हैं। तो अब ये एक वाइल लूप का हो गया फ्लैग्स बनाने का तरीका। अब एक और सवाल है, वाइल लूप के अलावा आप कौन सा वाला जो कौन से एक दूसरा लूप है? एक फॉर लूप आता है और एक डू वाइल लूप भी है, और डू वाइल लूप को हम थोड़ा बाद में देखेंगे। फॉर लूप का पूछता हूँ, फॉर लूप क्या, फॉर लूप को हम किस तरह से कोई बता सकता है? फॉर लूप का जो पैरामीटर हम यहाँ पे जा देना पड़ेगा, इसके नाम पे कैसे लिखने वाले बताया सकता है कोई? फोर के अंदर स्टार्ट स्टेटमेंट रहेगा, इसके बाद सेमीकोलन, इसके बाद स्टॉप स्टेटमेंट, इसके बाद सेमीकोलन, इसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट रहेगा कि किस तरह से इंक्रीमेंट होगा किस तरह से डिक्रीमेंट होगा। अब कोई बता सकता है हमने फॉर लूप को वाइल लूप के अगेंस्ट में हमने क्यों बनाया है फॉर लूप को? रीजन क्या हो सकते हैं? दोनों तो दिखने में काफी हद तक सेम ही दिख रहे हैं ना। हम्म? रीजन दिमाग में नहीं आ रहा है सर, क्या रीजन है। सबसे पहले तो वाइल लूप में हम जो है ना कि अ, उसका जो सर्टेन स्टेटमेंट है जो कंडीशंस होते हैं, वाइल लूप एक कंडीशनल लूप होता है, ठीक है। तो उसमें अब ब्रेक करना है तो हम खुद से कुछ कुछ कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर लूप जो है ना वो एक स्ट्रिंजेंट एरिया में काम करता है, मतलब कि सर्टेन काउंट तक ही जाएगा या सर्टेन काउंट के ऊपर ही ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। और खुद से ही जो है अपना जो काउंटर है उसको इंक्रीमेंट करता है। तो उसका दो फायदा मिलता है। एक तो वाइल लूप को आप लूप किसी भी तरह का आप लूप बना सकते हो, आप खुद के हिसाब से कस्टम लूप क्रिएट कर सकते हो वाइल लूप की मदद से। मतलब एक सर्टेन कंडीशन जब ऑकर होगा तभी वाइल लूप जो है ब्रेक होता है, ठीक है। बाहर से भी आप उसको ब्रेक कर सकते हो किसी दूसरे थ्रेड से, या उसके अंदर में कोई सर्टेन फंक्शन का कोई कंडीशन क्रिएट होता है उससे ब्रेक होगा। फन फॉर लूप का क्या है कि उसका जो आपका काउंटर है और मतलब जो स्टेटमेंट पास करते हो, तो वो काउंटर अगर मान लेते हैं अपने फॉर लूप के अंदर जब सर्टेन कंडीशन तक पहुंचता है जो अपने उसमें ही दिया हुआ है पहले इनिशियलाइजेशन में, तो वो सर्टेन कंडीशन मतलब क्रॉस नहीं करेगा, तो उसको फुलफिल नहीं करेगा, तो फॉर लूप जो है ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। और आपने अगर फॉर लूप के अंदर ही जो उसका स्टेटमेंट है वहीं पर आपने डिक्लेयर किया आपका वो सर्टेन काउंटर या फिर जो भी कुछ आप स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर तो वो बाहर से भी वो एक्सेस नहीं हो सकते। तभी यहाँ पे हमने काउंटर को मैंने बना दिया इसके अंदर ही, ठीक है। उसको इनिशियलाइज भी किया जीरो से। तो ये जो काउंटर मैंने बनाया है ना ये इस थ्रेड के बाहर से तो एक्सेस हो ही नहीं सकता, सिर्फ फॉर लूप खुद से ही उसको कंट्रोल कर सकता है। फॉर लूप के अंदर का कोड भी उसका एक्सेस नहीं कर सकता। तो काइंड ऑफ फॉर लूप कई बार सेफ हो जाता है पर वो कई बार ना स्ट्रिंजेंट रहता है, मतलब जो कंडीशन दी है उतनी बार ही वो काम करेगा, ठीक है। और फॉर लूप थोड़ा सा इफिशियंट होता है अगर आप सिर्फ नॉर्मल लूप क्रिएट बना रहे हो, ठीक है। जैसे आपका कोड इफिशियंसी चाहिए, कितने साइकिल्स लगते हैं पर बार वो लूप को पार करने के लिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कंपटीशन लगते हैं ना, तो फॉर लूप में वाइल लूप के अगेंस्ट में थोड़ा कम लगता है, ठीक है। डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हो, वाइल लूप को अगर वन करके छोड़ दिया तो वो तो फॉर लूप से कम ही लगेगा। और फॉर लूप को वाइल लूप को ब्रेक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ आप प्रोसेसर कंटिन्यूसली मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस कर ही रहे होगे अगर ब्रेक करना है तो सर्टेन मतलब लगता ही है। डिपेंड करता है वो क्या करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे करते हैं, अभी मैंने डिक्लेयर किया काउंटर। अब यहाँ पे काउंटर का कुछ कंडीशन होना चाहिए भाई, क्या कंडीशन रखने का? जब तक वो लेस देन 10 है, ठीक है, प्लस
काउंटर को हमने कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट करना है बाय 1। हम चाहे तो उसको 2 से भी कर सकते हैं, +2 भी लिख सकते हैं, +4 भी लिख सकते हैं, किसी से भी काउंट कर सकते हैं, तो माइनस भी कर सकते हैं। जैसी इच्छा वैसे हम उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, जिसका नॉर्मली काउंटर का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं उसको कुछ प्रिंट करना है, 10 तक है, तो क्या करेंगे, प्रिंटर लिखना है, उसके अंदर में काउंटर %t। काउंटर को हम एक्सेस कर सकते हैं, पर उसको कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। मुझे पता नहीं शायद से हम इसमें कर पाएंगे, पर एम्बेडेड में मुझे तो एक्सेस नहीं मिलता इसको कंट्रोल करने के लिए। एक्चुअल में शायद कुछ में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है, बताना मुश्किल है, डिपेंड करता है। फॉर लूप के अंदर ही आप डिप्लॉय कर रहे हो ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलता है, पर कुछ बार मुझे मिला है, सही बताओ तो। चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये 10 बार उसने इसको काउंट किया है। ठीक है, अभी मान लेते हैं एक और चीज करते हैं, लेस देन इक्वल टू किया तो क्या आना चाहिए। हाँ, प्लस से क्या है कि टोटल 11 बार ऐसे तो कॉल किया। तो ये सर्टेन कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो ये हमारा मोस्टली जो लूप जो बनाना है ना, ये हमने उसकी पढ़ाई कर ली है कि कैसे करना है। यहाँ पे बस को थोड़ा समझने के लिए करो, चाहो तो कुछ भी खुद से प्रिंट करो, खुद से कुछ भी ट्राई करो। इसका एक्चुअल हमारा जो प्रैक्टिस होने वाला है ये है, जब हम एम्बेडेड की पढ़ाई करेंगे ना, तो वहाँ पे इतना भर भर के यूज होगा कि आप इजीली समझ जाओगे। अब हमारा सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या होने वाला है, आप जरा बता सकते हैं कि हमारे पास, हेलो, हाँ सर। जरा बताइए कि हमारे पास में कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप हाँ, कितने होते हैं हमारे पास में। 32 आपने बताया था स्टार्टिंग वाले दिन। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम वो जो सबसे बेसिक बेसिक है ना उनको पहले चेक करते हैं। ठीक है, नॉर्मल। इंटीजर, हाँ, इंटीजर एक डेटा टाइप है, पूछ रहा होगा। यस, कैरेक्टर एक डेटा टाइप है। हाँ। अब फ्लोट एक डेटा टाइप है। ठीक है। यस, डबल एक डेटा टाइप है। ठीक है। हाँ, अब ज्यादातर के सामने हम अनसाइंड लिख सकते हैं, इंटीजर के सामने हम अनसाइंड लिख सकते हैं, फ्लोट के सामने और डबल के सामने हम नहीं लिख सकते अनसाइंड। ठीक है, क्योंकि ये खुद ही में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में जा सकते हैं ये अपने आप ही। ठीक है, फ्लोट और डबल नेगेटिव में अपने आप जा रहा है ना। ये अनसाइन लिखेंगे तो नेगेटिव में जाएगा। इंट हाँ, और अनसाइन लिख दिया ना तो वो पॉजिटिव की तरफ ही जा सकता है, 0 टू सर्टेन लेवल, तो जो उसका अलाउड लिमिट है। ठीक है, अभी जब हम काम करते हैं इन एम्बेडेड सिस्टम, तो हम कभी भी ना इंटीजर को ऐसे इंटीजर कभी भी लिखना पसंद नहीं करते, इसकी याद रखना। ठीक है, हम सीधा बताएंगे कि भाई इंटीजर के हमें आगे कितना बिट चाहिए, जैसे INT 16 लिख दिया, _c, क्योंकि 16 बिट का इंटीजर मुझे चाहिए। अगर मुझे 8 बिट का चाहिए तो मैं 8 बिट लिखूंगा। ठीक है, टी का क्या मतलब रहता है सर इसमें? किसका। टी जो मेंशन कर रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट है 8_t। अब टी क्यों दिया, मुझे सही में इसका सवाल का जवाब नहीं पता, मैं मजाक नहीं कर रहा, पर सही में नहीं पता। ठीक है, टी क्यों ठीक है। लिखते हैं करके मुझे सही में नहीं पता। ठीक है, अब ये नॉर्मल इंटीजर है, हम इसके आगे में अगर यू लिख देंगे ना तो ये अनसाइंड इंटीजर हो जाता है। ठीक है, और ठीक। हम डायरेक्टली बिट्स मेंशन करते हैं कि हमें कितने बिट का चाहिए। अब जहाँ तक बात है हमारी फ्लोट्स और इन सब की, तो फ्लोट जो है हम नॉर्मल फ्लोट की तरह लिखेंगे, डबल जो है वो डबल की तरह लिखेंगे। इसके बाद में बुलियन का हम यूज नहीं करते हैं जब हम एम्बेडेड में काम कर रहे हैं। इसका मतलब नॉर्मली बुल लिखते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर स्पेलिंग भूल गया था। तो बुल जो हम है वो बुलियन यूज नहीं करते हैं। क्यों, इसका एक रीजन है, क्योंकि बुलियन भी यूज किया ना तो वो इक्विवेलेंट है कि वो 8 बिट खाने वाला है। ठीक है, सिंगल बुलियन भी कॉल करोगे तो वो 1 बिट की जगह 8 बिट खाएगा, क्योंकि इनफिशियंट हो जाएगा। तो बुलियन का यूज नहीं करने से हम बचते हैं। बुलियन यूज करना रहे ना तो हम स्ट्रक्चर और यूनियन के थ्रू हम उसे यूज करते हैं कभी भी। ठीक है, तो हाँ, हमारे पास में एक और होता है, और इसमें अभी यहाँ पर जो दिख नहीं रहा था मुझे, एक
फास्ट करके एक होता है। हाँ, ये देखो यहाँ पर उसने प्रोवाइड किया है। यहाँ पे किसी को कुछ दिख रहा है? फर्स्ट इंट फास्ट 16। ये इसका मतलब क्या हो सकता है? पता नहीं सर। यहाँ पे अगर हमने ये सब लिखा ना, तो हमारा जो वेरिएबल है या जो भी कुछ हम डेटा टाइप कुछ भी यूज कर रहे हैं, वो डायरेक्टली कैश मेमोरी में जाके बैठता है। समझ रहे? वो जब हम आर्म आर्म में जाते हैं या फिर कोई ऐसा ऐसा प्रोसेसर है हमारे पास में जिसका ना खुद का कैश मौजूद है ना, तो फास्ट लिख दिया ना, तो वो हमेशा कैश में जाके बैठेगा। मतलब बहुत स्पीड में एग्जीक्यूट मारेगा, बहुत स्पीड में। हम्म, उसका स्पीड का मतलब बहुत फास्ट होता है फिर वो उसका एग्जीक्यूशन। तो मोस्टली हम फ्लैग्स को हमेशा फास्ट करके रखते हैं ताकि हमें कुछ प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है। मोस्टली जितने भी हमारे ज़्यादा फ्लैग्स होते नहीं है हमारे, मोस्टली 100 से ज़्यादा फ्लैग्स होगा नहीं चाहिए आपका सिस्टम अच्छा खासा ही कॉम्प्लेक्स की ना एम्बेडेड में। तो हम क्या करते हैं, उससे दो तीन इंटीजर की जितनी जगह खाएगा, जैसे 2 बिट का या डिजिट उसका तो 4 इंटीजर खाएगा, तो फास्ट करके हम उसे कैश में छोड़ देते हैं। तो अच्छा प्रोसेसर हम जैसे M7 मिल गया, तो भाई क्या फास्ट यूज करने का मतलब है। तो अभी हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कितने होते हैं? दो होते हैं शायद से, राइट? पता नहीं सर। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कैसे हमारा होता है स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन। ठीक है। स्ट्रक्चर को बता सकते हैं हम कैसे लिखेंगे? हम उसके लिए पहले डालते स्ट्रक्ट। ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। और यहाँ नीचे में जो एक सेमी कॉलम दिया हुआ है ना, यहाँ पर हम अपना जो डेटा टाइप का नाम है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे ये देखो यूजर डेटा। तो स्ट्रक्चर की खासियत क्या है मैं देखो बताता हूँ कि आप उसके अंदर में अलग अलग टाइप के जो डेटा टाइप है नॉर्मल वन जिनकी तरफ से प्रोवाइड किए, जैसे इंटीजर हो गया। ठीक है, इंटीजर हो गया, बाद में कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर हो गया, और इवन फ्लोट। ये सबको एक ही जगह पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे ऐड कर सकते हैं डबल सब। पर अब इसमें हमें एक चीज देखना है कि भाई ये सब तो हमने ऐड कर दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। अब इनको एक्सेस कैसे करना है, बाद में आपको रिपीटेबिलिटी कैसे बढ़ानी है, ये सब एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम होता है इसके अंदर। कई बार इवन मैंने देखा है कि लिखने के ध्यान में कई कंपाइलर सपोर्ट भी नहीं करते, एक का तरीका दूसरे का यूज नहीं होता। एक चीज है जो हर जगह रिपीट होता है। अपन अभी पहले एक चीज देखते हैं। अ, अभी देखिए इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करिए, हमने बनाया होगा यूजर डेटा डेटा, ये इंटीजर टाइप है, इसमें हमने लिख दिया 22। ठीक है। अब स्ट्रक्चर की मैं एक फायदे की चीज बताता हूँ। स्ट्रक्चर्स हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमारा एक सर्टेन कोई काम करवाए। मान लो कि हम किसी मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो मोटर के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, स्पीड इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसका करंट कंजप्शन इंफॉर्मेशन हो सकता है, उसके दूसरे इंफॉर्मेशन भी हो सकते हैं, आरपीएम होगा। तो ये सारा डेटा जो है हम अलग अलग उसका अगर बना के रखते हैं डेटा, अलग अलग मतलब वेरिएबल्स बना के कुछ भी करके हम रेडी करके रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बिगड़ेल की तरह रहेगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर मोटर का सारा डेटा हमेशा रखेंगे, तो वो सारा डेटा एक जगह पे रहता है। तो स्ट्रक्चर और उसका यूज करके एक बहुत ही अच्छा फायदा होता है कि आपका सारा डेटा मैनेज रहता है, उसे मैनेज करके रख सकते हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स को हमें उसके लिए यूज करना डेटा मैनेजमेंट के लिए काफी बेटर होता है। ठीक है। हमने स्टार्टिंग में आपको याद है हमने एक फ्लोट फ्लैग यूज किया था करके, किसी को याद होगा? याद है? अभी हमने अभी एक फ्लैग यूज किया था। हेलो, हमने फ्लैग क्यों यूज किया था, किसी को पता है? अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, थोड़ी देर पहले ही हमने यूज किया था एक फ्लैग। क्यों यूज किया था? नहीं पता सर। वो मैं आपको बताता वाइल हूँ। वाइल्ड लूप को ब्रेक करने के लिए हमने एक फ्लैग यूज किया था। हम्म, क्यों यूज किया था? और तो हमने एक फ्लैग ही क्यों यूज किया? कुछ रीजन होगा, मैं किसी और तरीके से ब्रेक करके दिखा सकता था। यहाँ पे देखो इसमें आउटपुट दिखा दिया उसने।
22 आया था। हम इस तरह से किसी भी इंफॉर्मेशन को आउटपुट करा सकते हैं। स्ट्रक्चर का कॉल करना बहुत ही ईजी होता है। आपको स्ट्रक्चर का आपने जो आपने यूजर का नेम दिया हुआ है, ठीक है, उस नेम के आगे डॉट देना है और फिर उसके आगे जो भी आपने उसका इंटरनल में आपने और भी दूसरे नेम दिया होगा इंटरनल जैसे वैल्यूज के लिए या फिर आपके वेरिएबल्स के लिए जो भी नेम दिया होगा उसको कॉल करना होता है। जैसे अभी ये यूज़र का है तो यूज़र है, मुझे कैरेक्टर को कॉल करना है तो यूज़र डेटा टाइप का तो यूज़र किया उसका डेटा यूज़र डेटा डॉट उसके आगे डायरेक्टली मुझे शो कर रहा है कि आपका कैरेक्टर है डेटा है और फ्लोट है। फ्लोट को सिलेक्ट किया तो फ्लोट का मुझे मिल जाता है वेरिएबल। फिर हमें उसमें क्या करना है जो भी वैल्यूज है हम उसमें इंटर कर सकते हैं। जैसे 0.22 करके भी मैं इंटर कर सकते हैं और तो इजीली कॉल भी करके उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फ्लोट दिया उसको डायरेक्टली कॉल भी करवा के मैं प्रिंट आउट करवा सकता हूँ कि भाई क्या डेटा है मुझे बताओ भाई। ठीक है, और एक और चीज़ है, हम लोग जो एम्बेडेड में काम करते हैं ना तो हम लॉन्ग फ्लोट और ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। ठीक है, मोस्टली हमारा रिस्क प्रोसेसर में तो इसका कोई किया नहीं है कि भाई लॉन्ग फ्लोट शॉर्ट फ्लोट फ्लोट मतलब फ्लोट है डबल मतलब डबल है। लॉन्ग फ्लोट यूज़ करना है तो फिर डबल में जाओ, ज़्यादा प्रिसीजन मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर हो गया, अब हमें यूनियन यूज करना है। अब कोई बताएगा यूनियन और स्ट्रक्चर में मेन फर्क क्या है? किसी को थोड़ा सा पता होगा स्ट्रक्चर और यूनियन का फर्क क्या होता है, कोई बताएगा? हम्म? सर यूनियन में जो मतलब जिसका जिस डेटा टाइप का स्पेस ज़्यादा होता है उसको कॉल करता है, और स्ट्रक्चर में जितने भी मतलब वो स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है, बाकी को फ्री कर देता है। और स्ट्रक्चर में सारे डेटा को वो मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है, जितने भी डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं। आपने अब मुझे इतना पता चला कि आपको पता है कि क्या स्ट्रक्चरल में फर्क है। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, जब हम यूनियन को कॉल करते हैं तो यूनियन का एक उसका मतलब फंक्शनैलिटी है स्पेशल टाइप से यूनियन के अंदर कि जो उसका फर्स्ट डेटा टाइप होगा या डेटा वेरिएबल आपने जो भी उसका क्रिएट किया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर यू आई एन सी 32_3 माई डेटा क्रिएट किया तो 32 बिट का जो स्पेस है ना तो ये उसको ही अलोकेट करेगा। जबकि जो बाकी जितने भी हम लोग दूसरे क्रिएट किए हैं जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने और भी 3-4 कॉपी यूज़ किया है तो ये इनके लिए कभी भी स्पेस अलोकेट नहीं करने वाला, कभी भी नहीं करेगा। ये सिर्फ जो एक है नॉर्मली सबसे बड़ा वाला जो भी कुछ इसका साइज होगा, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक को 64 कर दिया तो ये सिर्फ 64 का ही जितना डेटा अलोकेट करेगा, मतलब जो पूरे यूनियन का जो साइज है ना वो 64 का हो गया। अब ऐसे टोटल जो साइज है वो होता है यू आर एन टी यू आर एन टी ये इतना ही साइज है इसका टोटल, मतलब कि बाकी सब मौजूद है। इसका कॉलिंग कॉलिंग स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है। बस इसमें इतना याद रखना है कि कोई भी डेटा जो है वो सेव नहीं रहता है। ठीक, तो ये इसका एक प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से एम्बेडेड में हम मोस्टली यूनियन का मतलब उसके रॉएस्ट फॉर्म में कभी यूज नहीं करते हैं। मैं तो हमेशा यूज करके बचता हूँ। तो अपन हम इसको किस तरह से दूसरी तरीके से यूज कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं? क्या बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। हम मोस्टली यूनियन को यूज करते हैं, यूनियन के अंदर हम स्ट्रक्चर को भरते हैं। ठीक है, अब ये यूनियन हो गया, यूनियन के अंदर हमारा मानते हैं मैंने स्ट्रक्चर डाल दिया, सब डाल दिया। इसका कोई नेम देने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा रहने दो। यूनियन के अंदर स्ट्रक्चर डाल दिया, तो यूनियन का जो टोटल साइज है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात आता है। स्ट्रक्चर के अंदर आप कुछ भी लिखोगे ना इससे 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 ज़्यादा बड़ा भी तो वो एक्चुअली में अलाउड नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक होता है। तो बाहर में यू आई एन टी 32 आपने जो लिखा हुआ है तो इसका पूरा बिट आपको नहीं मिलेगा। अब मान लेते हैं मुझे एक बिट फील्ड क्रिएट करना है, कैसे करूँगा? आपको पता है कि फ्लैग्स जो होते हैं जैसे हमने एक बिट का फ्लैग यूज़ किया था, वैसे हमारे पास 100 या फिर 400 फ्लैग्स यूज़ करने की जरूरत है या फिर 1000 फ्लैग यूज़ करना है। तो उसके लिए सबके लिए 8 बिट जाएगा तो बहुत सारे बिट खर्च हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यूनियन स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे बिट फील्ड क्रिएट करने के लिए। तो कैसे हम बिट फील्ड क्रिएट करते हैं, और बिट फील्ड का आप चाहो तो एक बिट का भी रख सकते हो या फिर जितने चाहो उतने बिट का बना सकते हो बिट फील्ड को।
और ये बहुत ज़्यादा मतलब डेटा को आप बहुत ही स्ट्रक्चराइज क्रिएट करने के लिए आप बनाते हो बिटफील्ड। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए कि बिटफील्ड का हम यूज़ क्यों करते हैं, और बिटफील्ड होता क्या है? किसी को पता है कुछ भी बिटफील्ड के बारे में? नहीं सर। बिटफील्ड के बारे में नहीं पता। ठीक है, अभी मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक बिटफील्ड क्रिएट कर रहा हूँ सिंगल बिट का, ठीक है। तो INC, देखो अनसाइन हमको लिखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अनसाइन फ्लैग 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक बिटफील्ड बनाया सिंगल बिट का, एक बिटफील्ड क्रिएट किया जो कि सिंगल बिट का बिटफील्ड है। इसके पास में सिर्फ एरिया है 1 बिट का, पर ये अपना जो बिट पोजीशन है वो इसके साथ में शेयर करता है, माई डेटा के साथ में। अब इसकी वजह से हम लोग 50 जो है बिटफील्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। 32 तक जा सकते हैं, उसकी लिमिटेशन अभी जो है वो 32 तक है। और इसमें एक चीज़ है कि ये सिर्फ एक बिट की जगह खाता है, सिंगल बिट की जगह खाता है। तो मान लेते हैं हमारे पास में ये सब कुछ मौजूद है यूज़ करने के लिए। हमें यहाँ पर अभी एक वाइल लूप बना के दिखाते हैं ताकि आपको फ्लैगिंग का हिसाब थोड़ा समझ में आ जाए। वाइल लूप क्रिएट किया, तो फिर देखते हैं आते हैं। तो, ठीक है, यूनियन डेटा फ्लैग 1, ठीक है, फ्लैग 1। तो काम कर देते हैं, इनिशियलाइज भी कर देते हैं, इसकी अभी 0 रहेगा, ग्लोबल है तो यूनियन डेटा फ्लैग 1 कर रहे हैं, ठीक है। वाइल लूप क्रिएटेड है, तो ठीक है, करेंगे ये काउंटर को ऐसे इंक्रीमेंट मांगना है, इफ वैल्यू काउंटर इज ग्रेटर देन 27 यूनियन डेटा फ्लैग 1 इक्वल टू 0, ठीक है। आपको ये बताएगा यहाँ पे जो मैंने कोड बनाया हुआ है वाइल लूप के अंदर का, ये क्या कर रहा है टोटल में, तो बता सकता है? हम्म, थोड़ी। नहीं सर, आप बताइए एक बार। हाँ, नहीं सर, नहीं पता चल रहा क्या कर रहा है। क्या कर रहा है ये? अभी हम जो कोडिंग कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा एम्बेडेड लेवल की कोडिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ये फ्लैग मैंने यूज किया, जिसके अभी यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं थी, पर बताने के लिए ये सिंगल बिट था रहा है, ठीक है। तो ये फ्लैग जो है कंटिन्यू इनिशियल से 1 से, यानी कि वाइल लूप अनलिमिटेड है, जब तक चाहे तब तक चल सकता है। अपन एक कंडीशन इंटरनल में डाल दिया कि तो काउंटर जैसे ही 20 के ऊपर जाएगा ये फ्लैग जो है 0 हो जाएगा, मतलब कि कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी और जो वाइल लूप है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशनल वाइल लूप है जो कि ब्रेक करना है हमें। तो अभी इसका एक कोड बना के दिखाता हूँ कि आउटपुट में हमें क्या देने वाला है, ठीक है। अभी तो अब सही में बताइए यहाँ पे किस किस को अभी समझने में तकलीफ हो रही है करके, तो कंफ्यूजन हो रहा है इसको लेके बहुत ज्यादा? यस सर, हो रहा है थोड़ा फिर से। इसमें नहीं आ रहा कुछ भी। यस, कंफ्यूजन होना ज़रूरी था, मतलब होगा ही, क्योंकि अभी हम एक्चुअल जो एम्बेडेड का जो थोड़ा कोडिंग एरिया है ना वहाँ पे एंटर कर रहे हैं, इसलिए मैंने सबको बोला था कि आज का क्लास ज्वाइन करो करके, क्योंकि नॉर्मल सी में इसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता है। वाइल लूप, फॉर लूप ये तो आप सीख लोगे, पर अभी जो हम ये बिट फील्ड, उसके बाद में डेटा मैनिपुलेशन है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कि अभी के आगे के जितने भी क्लासेस हैं ये ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल आपके सीट में कवर नहीं किया जाता जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, इसके आगे के ओके। क्लासेस थोड़े इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं कि कहाँ तक जाता है, ये 20 बार तो काम करेगा ये,
ठीक है, देखो ये 21 तक चला गया, 21 तक चल गया। हाँ, यहाँ से इंक्रीमेंट पहले कर रहे करके हो रहा है। ठीक है, वैसा नहीं दिखाएगा। ठीक है, वन ये ब्रेक होता है, ये तो सबको दिख गया होगा ना, कि एक सर्टेन लेवल के ऊपर जानकारी ऑटोमेटिकली ब्रेक हो रहा है, ये फ्लैग का यूज करके, ये तो समझ आ रहा होगा ना किसी को। हाँ, हाँ हाँ। ये इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे ब्रेक हो रहा है, और कंफ्यूज होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये स्ट्रक्चर्स और यूनियन आपके जो नॉर्मल सी में होता है, ये भी आपको पढ़ाया तो जाता ही होगा, पर अभी यहाँ पे जो हमने बिट फील्ड को क्रिएट किया है, या आपको पता था कि ऐसा बना सकते हैं बिट फील्ड? अविनाश जी, नहीं। आपको पता था इसके बारे में? नहीं सर, नहीं पता है मुझे। नहीं पता था ना, कोई बात नहीं, अभी पता चल गया है कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं करके। अब ये बिट फील्ड का हम यूज क्यों करते हैं, किसी को अंदाजा है? सिंगल बिट खा रहा है सिर्फ। ये बिट फील्ड को हम क्यों क्रिएट करते हैं इसके लिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी हम जो नोमोटन का माइक्रो कंट्रोलर यूज करने वाले हैं ना, इसमें आपको सिर्फ 1 KB का ही आपको रैम मिलता है। 1 KB मतलब कि 1000 बिट्स, 1000 बाइट्स, ठीक है, बाइट्स। तो इसको आपको ऑप्टिमाइज करके यूज करना है, जितना हो सके इफिशिएंटली यूज करना है। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल बिट काउंट करेगा। सिंगल सिंगल बिट का मतलब है, ओके, 1 KB का रैम है इसका, बहुत कम है, बहुत छोटा रैम है। आज के जो एग्जिस्टिंग देखा जाए 128 KB का रैम मिलता है, 256 KB का रैम मिलता है, 1 MB का रैम मिलता है आजकल माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। वो भी बड़ा कोई ऐसा महंगा माइक्रो कंट्रोलर नहीं, 200-300 रुपए का माइक्रो कंट्रोलर में 1 MB का रैम दे दे रहे हैं, और 20 MB 30 MB का फ्लैश दे रहे हैं। देखिए बहुत ही बड़ा मतलब साइज हो जाता है फ्लैश और रैम के हिसाब से, उसके वजह से 1 KB का रैम बोलने से बहुत छोटा है। तो जब आपको इफिशियंसी के साथ में काम करना है तो ऐसा होता है, आपकी कोड इफिशियंसी इंक्रीज कर सकते हैं। आपका जो ये है, आपका फ्लैश का जो यूटिलाइजेशन है, बेटर यूटिलाइज कीजिए आपके फ्लैश को। तो इन सब के लिए आपको कई सारे कोडिंग के स्ट्रैटेजीज यूज करने पड़ेगा, आपको लूप्स यूज करना पड़ेगा, आपको इवन कंपाइलर भी बेटर चाहिए, जिसमें अभी आपको SDCC में सिखाने वाला हूँ, जो कि हमारा न्यू इक्लिप्स है। उसका कंपाइलर उतना एफिशिएंट नहीं है जितना हमारा किल माइक्रोविजन का है। तो पर आपको जैसे भी सर जी ने बताया, इनको LED के लिए चाहिए छोटा मोटा कोई सी काम, इनका हो जाएगा उसमें, उनको कोई लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1000 रुपये 20-30 40 हजार रुपये का जाता है वापस का लाइसेंस, तो वो सब लेने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाता है। पर मान लीजिए कि बहुत ही इफिशियंट बनाना है, ये थोड़ा वन चलेगा। टाइम जाता है वो, या फिर मंथली ईयरली जाता है? उसका कुछ ईयरली का हिसाब है, तो 40 हजार रुपये 50 हजार रुपये पर साल देना मुझे नहीं लगता कि नॉर्मली पुराएगा किसी को, क्योंकि ये महीने भर की सैलरी है एक मिडिल क्लास आदमी की। हम्म। तो उसकी जगह आप क्या कीजिए, SDCC आप कंपाइलर यूज कीजिए, जो कि एक काफ़ी मतलब सस्ता है, बहुत ज़्यादा इफिशिएंट नहीं है पर सस्ता है, और बेसिक काम के लिए बेस्ट है। और अगर आप ऐसी हरकत यूज करोगे ना, कोड राइटिंग के टाइम में ऑप्टिमाइज करोगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, आपका कोड जनरेशन और हेक्स फाइल भी छोटा बनता है। ठीक है, ठीक है। और ये हमारा हो गया था बिटफील्ड किस तरह से क्रिएट करते हैं उसको बताने के लिए। ठीक है, अभी मुझे सवाल चाहिए थोड़े से, कि मुझे पता है अभी सब लोगों के सर पे क्वेश्चन मार्क आ गए होंगे, और इस बार जेन्युइनली क्वेश्चन मार्क आया है आप लोगों के सर में। बताओ क्वेश्चन क्या मेरे है, को क्या? समझा ही नहीं सर, एक बार फिर से आप रिपीट करो ना। ठीक है, क्या नहीं समझा पहले ये बताइए, बिटफील्ड का हिसाब। हाँ। ठीक है, तो बिटफील्ड क्रिएट कैसे करना है वो सिखाता हूँ, ठीक है, फिर ऊपर समझाता हूँ कि क्या है। अभी मान लेते हैं कि हमारे पास में एक UINT 8_C करके एक वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू है। तो इसका जो बिट स्ट्रक्चर होगा ना, वो क्या होगा बताओ? 8 बिट। 8 बिट होगा, मतलब कि कैसा हो सकता है कि ये 0,0,0,0,0 ऐसा हो सकता है। हाँ, यस यस। यस ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसा होने वाला है। पर अब मान लेते हैं कि मुझे इसका सिर्फ एक ही बिट यूज करना है अपने कामों के लिए, सिंगल बिट को यूज करना है, ठीक यस। है ना? तो उसके लिए मैं बिट फील्ड यूज करता हूँ, ठीक है।
और बिट फील्ड को बनाने का जो तरीका है ना, वो यूनियन के अंदर आप स्ट्रक्चर को बनाते हो। क्योंकि यूनियन क्या है, वो सिर्फ एक ही आपका वेरिएबल, एक ही आपका जो डेटा है उसको ही अलाउ करते हैं, बाकियों को अलाउ नहीं करते। तो जब आप यूनियन के स्ट्रक्चर को बनाते हो ना, तो सबसे पहले आपने जो ऊपर में जो दिया हुआ है एक सिंगल का वेरिएबल बनाया हुआ है, जो उसका जो भी साइज होगा ना उसी को कंसिडर करेगा पूरे एक के लिए। ठीक है। और बिट फील्ड जब बनाते हो ना, तो आप आपके सिस्टम में ऐसे सिस्टम को रेडी करते हो जिससे आप एक एक बिट को आप कंट्रोल कर पा रहे हो इंडिविजुअली, बिना किसी बिट शिफ्टिंग के, बिना किसी ताम झाम के आप हर एक को यूज कर सकते हो सिंगल सिंगल बिट। और इसका एक ही फायदा मिलता है, आपका मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा। ठीक है। और मतलब रही हमें बात, अगर बिटफील्ड यूज करना है, बनाना है, तो हमें यूनियन और स्ट्रक्चर के साथ ही बना सकते हैं, ऐसे नहीं बन सकता हो। नहीं ऐसे नहीं बन सकता। अभी कुछ नए कंपाइलर्स है जो कि डायरेक्ट बोलते हैं कि आपको बिट का यूज कर रहे हो, जैसे बुलियन हुआ ना, तो ऐसे बिट करके भी एक अपना ये आता है सिस्टम में वेरिएबल, मतलब डेटा टाइप आता है। ठीक है। एडवांस वालों में आ रहा है अभी नए वाले जो है। तो बिट अगर आप यूज करोगे तो आपको डायरेक्टली आपको मिल जाता है, जैसे आपको मिल गया माई वैल्यू ऐसे लिखा मैंने इसके सामने, तो आपको एक्चुअल में बिट फील्ड मिलता है वहाँ पे। ये बिट फील्ड का मिलता है सिंगल बिट का। पर जैसे ये सारे कंपाइलर्स में अलाउ मतलब है नहीं। ठीक है। अभी नए नए में आ रहा है। अ, मैंने उसका अभी तक क्या है कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ उसके साथ में, पर शायद से एसटीएम में शायद आ चुका है, एसटीएम में या फिर एनएक्सटी के कंपाइलर में। ठीक है। पर स्ट्रक्चर और यूनियन के थ्रू ही अभी हम बनाते हैं इसको, मतलब यूनियन के अंदर स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर ये यूज होगा। बनाने का तरीका क्या होता है कि आप पहले अपना एक यूनियन रेडी करोगे। ठीक है। आप कोई मुझे गाइड करेगा कि मैं बिटफील्ड कैसे बनाऊँ? गाइड बट कीजिए। बिटफील्ड यदि 1 बिट का बन रहा है सर, तो उसमें हम क्या स्टोर कर सकते हैं 1 बिट में? एक बिट जरूरी नहीं है ना, आप चाहे तो उसको 10 बिट का बनाओ, 12 बिट का बनाओ, 50 बिट का बनाओ, वो आपकी इच्छा। चलिए करके यस। देखते हैं। बनाया हमने। ठीक है। मान वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए, जो लिख दिया। ठीक है। मान। ठीक है। अब यहाँ पे ये ठीक है, कुछ देने की जरूरत नहीं है। अनसाइन, ये अनसाइन लिखना जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं मान दिएता साइज। ठीक है। अब मैं इसको चाहूँ तो 3 बिट का भी बना सकता हूँ। ठीक है। ओके। हाँ, अब एक एक मैं इसका ना रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ कहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। तुम इसका यूज कर सकते हो टाइम, टाइम एक टाइम करके बना दिया मैंने। ठीक है। ठीक है। टाइम लिखा। अभी मान लेते हैं कि मुझे एक बनाना है एम पी एम वैल्यू, एम पी एम, मतलब कि दो हो गया, मतलब कि दो कंडीशन है, तो एम हो सकता है फिर पी एम हो सकता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, सिंगल बिट में मेरा काम हो जाएगा एम पी एम स्टोर करने का, हो जाएगा क्या? ठीक है। टाइम में एम पी एम होता है, 12 घंटे होते हैं, 16 मिनट्स होता है, ये सब होता है ना? यस। यस होता है। बाद में हमारे पास में कितने मिनट्स होते हैं, कोई बता सकता है? कितने सेकंड्स होते हैं, कितने मिनट्स होते हैं? कितने मिनट्स होते हैं हमारे पास में? 60 मिनट। 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट स्टोर करने के लिए हमें कितने बिट्स लग सकते हैं, कोई बताएगा? और 60 मिनट के लिए बता रहा हूँ कैलकुलेटर सर। ले लो, कैलकुलेटर ले लो। 12 बिट नहीं चाहिए, कम चाहिए, 4 में होता है क्या, पहले पता करो। 2 पावर ऑफ, रुको देखो, 2 पावर ऑफ, अरे क्या, 2 पावर ऑफ 4 में आएगा? नहीं आएगा, 16 में। 2 पावर ऑफ 6 में आएगा? यस, 6 में आ जाएगा, यानी कि 6 बिट का मैं ये बना सकता हूँ मिनट का। सेकंड्स भी उतने ही रहते हैं ना शायद से कुछ, हाँ जितने 60 मिनट्स है उतने ही सेकंड्स भी होते हैं ना? हाँ। अनसाइन सेकंड लिखा, सेकंड लिखा, उसको मैंने बनाया 6 बिट का। ठीक है। घंटे कितने होते हैं हमारे पास में? 24। 12।
12 भी हो 24 सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, ठीक है, 24 का पकड़ लेते हैं। 24 है तो वो 4 बिट में आएगा, नहीं आएगा, 5 में आएगा, आ जाएगा। आ जाएगा 5 में। चलो चेक करते 5 में आता है क्या। हाँ, 5 में 32 आता है। मतलब क्या करेगा यू एन, अच्छा डी डी अनसाइन, और उसमें लिख दिया, 5 लिखना है, ठीक है। 5 में आता है क्या, 5 में आ जाएगा। अब ये पता करना है कि सारे बिट्स बराबर मिला के 32 से कम है कि इक्वल है। 6 6 12, 12 × 6 कितने, 12 + 6 कितने हुए हैं, मुझे कैलकुलेशन में खराब है। हाँ, 18। 18 हो गए, ठीक है। तो 18 बिट्स यूज करके हमने हमारा आवर, मिनट, सेकेंड एंड आवर का इंफॉर्मेशन सेव कर दिया, पीएम एम पीएम का भी इंफॉर्मेशन सेव कर दिया हमने, ठीक है। तो 32 बिट का एक स्ट्रक्चर बनाया, तो उसी के अंदर सब सेव हो गए हमारे, हो गया ना। हम इवन चाहे तो एम्बेडेड में हमको 24 भी मिलता है, ऐसा 24 करके भी मिलता है हमको, यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, पर 24 करके भी मिलता है। तो हमारा पूरा जो डेटा है वो इजीली सेव हो गया ना। हमारे जो टाइम कीपिंग है, हमारा जो भी टाइम कीपिंग था वो हमने सेव कर दिया ना, आरटीसी का डेटा हमने स्टोर कर लिया टाइम का बराबर से। हमारे पास में स्टोर है, हमारे पास आरटीसी का डेटा स्टोर है, या फिर जो भी कुछ डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं वो हमारे पास स्टोर्ड होकर है। इवन हम जो आरटीसी से जब हम कई बार डेटा रीड करते थे, पुराने आरटीसी थे, तो उसमें हमें 32 बिट में या फिर जो 24 बिट में ही हमको डेटा मिलता था, सिंगल फ्रेम में। सिंगल फ्रेम बोलो या फिर 4 फ्रेम बोलो या फिर 3 फ्रेम में मिलते थे हमको, 3 बाइट में। तो उसमें से हमें डिसाइफर करना पड़ता है कि कौन सा क्या है, कैसा है। तो ये है डेटा को स्टोर करने का तरीका। ये इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है जो कि कंटिन्यूअसली हम यूज करते हैं हमारे काम में। ओके, अब किसी को थोड़ा सा आइडिया आया कि हम क्यों यूज ठीक। करते हैं, कैसे बनाते हैं। हम्म? हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आया कि जैसे कि आपने बताया कि 18 बिट यूज करके हमने बाकी अगर स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए हम बिट इसका यूज कर रहे हैं और यस, कुछ फास्ट स्पीड। यस, इसका यूटिलाइजेशन भी काफी अच्छा होता है और बाकी सब भी होता है। 1 मिनट होगा। हेलो, আমি তোর একটু সময়তে কল করি, আমরা ক্লাস নিচ্ছি এখানে, ঠিক আছে। तो अभी आपको इतना पता चला जाएगा, स्पेस भी बचता है, डेटा का जो एक्सेस होता है वो बेटर होता है। जैसे हमें टाइम का पूरा जितना भी सारा इंफॉर्मेशन है वो एक ही जगह पे स्टोर्ड है, ये दिख रहा है। टाइम से जुड़ा जितना भी कुछ है सब एक ही जगह पे स्टोर है। जब आप एक्चुअल कोडिंग करोगे ना, तो इसका एक फायदा मिलता है कि आपको आपका जो डेटा चाहिए होता है ना वो आपके एक ही हाथ में रहता है, ठीक है, आपके हाथ में ही होता है डायरेक्टली। मतलब कि मैंने यहाँ पे मान लेते कि सीधा कॉल मारा टाइम का, ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइम का कॉल मारा, टाइम का कॉल किया, मुझे सीधा बता दिया, मुझे एम पीएम आवर मिनट सेकंड और टाइम ऑल, इन सब का इन्फॉर्मेशन मुझे डायरेक्टली मिल गया, ठीक है। दिख रहा है ना, डायरेक्टली मुझे सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए। ये भी एक कोडिंग में बहुत बड़ा फायदा होता है। टाइम बचता है, गलतियां कम होती है, आपके इसमें एरर्स कम आएंगे, आपके इसके अंदर में जो होता है ना बग्स, वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, आपका सिस्टम बहुत इफिशिएंटली काम करता है, सिस्टम फास्ट भी हो जाता है, क्योंकि आपको पॉइंटर को 10 बार अलग अलग जगह पे जंप नहीं मारना पड़ेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना पड़ा, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट जाना पड़ा, नहीं, डन 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 डन, एक के बाद में एक पॉइंट पकड़ेगा, पॉइंटर आपका डेटा पॉइंट। तो वो भी एक बहुत ही फायदा हो जाता है, बहुत हाई स्पीड में काम कर सकता है स्ट्रक्चर यूज किया था आपने। डीबगिंग में तो स्लो हो जाता है, पर रियल वर्ल्ड में जब रन करता है ना तो वो उल्टा फास्ट रहता है नॉर्मल। डीबग में स्लो होता है ये। तो ये एक इसका है कि डीबग में स्लो दिखता है पर रियल में बहुत फास्ट होता है। ओके, कुछ और क्वेश्चन, सही में क्वेश्चन पूछो, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को किसी प्रॉब्लम होता है। हम्म? किसी पार्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हमें कितना रैम लगेगा वो हम कैसे पता कर सकते हैं सर? ये क्वेश्चन का जवाब ना दो तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। एक तो कुछ बहुत ही तेज दिमाग वाले लोग बोलेंगे कि आप पता करो कि आपको कितना वेरिएबल चाहिए, कितना, कितने सारे यूज होने वाले क्या है, क्या यूज होगा, ये आप काउंट करो। बिना कोड लिखे इसको काउंट करना बहुत मुश्किल रहता है, याद रखना। पर अगर आपको सर्टेन पता है कि ये सर्टेन चीज के लिए इतना लगेगा, जैसे आपको डिस्प्ले बना रहे हैं, डिस्प्ले पे ग्राफिकल डिस्प्ले बना रहे हैं, तो आपको पता होता है कि आपको इतने साइज का बफर तो लगना ही है, ठीक है। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है।
जैसे कि आज के टाइम में मैं अंदाजे से बता देता हूँ कि सर्टेन सर्टेन इतना लगने वाला है, अंदाजन इतना लगेगा, ठीक है। तो अ, आज के समय में जैसे कि अभी एक एप्लीकेशन बताता हूँ, एक एप्लीकेशन में है, मैं अभी काम कर रहा हूँ क्रेन के ऊपर, क्रेन का मशीन बनाना था, क्रेन का मशीन नहीं, क्रेन का सेफ्टी इक्विपमेंट बनाना, लोड सेल के साथ में। तो वहाँ पे कैसा था कि सिलेक्ट करना था कि हमको कौन सा माइक्रो कंट्रोलर चाहिए, क्या चाहिए। आगे वाले के साथ बातचीत हुई तो उसने बताया कि भाई मेरे को सिस्टम बहुत ही हैवी बना के चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका मेन कंसर्न पैसे की जगह इस पे था कि भाई माल चलना चाहिए और खराब ना हो, ठीक है। तो मैंने उसको ऑटोमोटिव ग्रेड की आईसी दिया, पर मुझे सिलेक्ट करना चाहिए मुझे कितना रैम चाहिए, क्या चाहिए। तो मेरा नोवोटॉन का MUC 029 माइक्रो कंट्रोलर मैंने सिलेक्ट कर दिया लैंड करके। उसका रैम का मुझे बराबर याद नहीं है, पर गुड इनफ रैम है, 64 KB का उसमें फ्लैश है, और सब कुछ बढ़िया है। कई सारी जगह पे आप अंदाजे से काम लेते हैं, ठीक है। आपका डिपेंड करता है, कॉस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और आज के समय में माइक्रो कंट्रोलर इतने बेटर आ गए कि बेसिक काम में ना आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि आपको कितना रैम है क्या नहीं है। बहुत बेसिक एप्लीकेशन कोई जरूरत नहीं है, 10-15 KB या रैम मिल गया ना, इनफ है। ऐसी चीजें यूज करो, बहुत इफिशियंटली काम करेगा। और आप ऐसा भर भर के ग्लोबल में छोड़ो मत अपने बिना मतलब में। कोई भी मतलब कोई भी माने तो फंक्शन राइट कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा है, ठीक है। आप एक फंक्शन लिखते हैं, वॉइड, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस फंक्शन के अंदर में हम लोग सर्टेन डेटा को बुला रहे हैं, या फिर सर्टेन डेटा जो कि सिर्फ इस फंक्शन का ही है। तो क्या करो, उसको लोकल में ही हमेशा बनाओ, ठीक है। जैसे टी अंडरस्कोर, सॉरी, टी 32 अंडरस्कोर टी लिखा है मैंने, एलबी डेटा, ठीक है। मैंने एलबी लिखा है तो लोकल वेरिएबल हो गया। तो एलबी डेटा तो लोकल में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके भी डेटा है, जो भी वेरिएबल्स है, लोकल में हमेशा ना बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये अलोकेट होता है हमेशा, और बाद में डिलोकेट भी हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर में आप चाहे यहाँ पे 100 बार भी इसको अलग अलग फंक्शन बना, जिसके अंदर में से भर भर के भरे हुए हैं, बस कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे इसका कंबाइंड जो वैल्यू है, इसका 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 कंबाइंड वैल्यू चाहे वो 1-2 GB तक चला जाए, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्क फर्क पड़ेगा क्योंकि एक फंक्शन के अंदर जो है ना वो लिमिट के ऊपर नहीं जा रहा है, बस उसके ऊपर। तो ग्लोबल में जो है ना, कम से कम आपका जो भी वेरिएबल्स है ना, कम से कम लिखने की कोशिश करो, जो आपको सही में चाहिए ग्लोबल में, सही में ग्लोबल में जरूरत है ना, सिर्फ वही ग्लोबल में लिखो। और जो उसकी जरूरत नहीं है ना, उसको मत लिखो, ठीक है। ओके। तो आपका ग्राम यूटिलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन था ना। हेलो। यस यस। तो मैंने आपके सवाल का थोड़ा सा उल्टे तरीके से जवाब दिया है, क्योंकि आप सही में बता रहा हूँ, आप सही में कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आपका एक्चुअल में कितना रैम लगेगा, तो हमेशा एक्सेस में लेके चलना, ठीक है। अभी हमारे पास में 1 KB का रैम है, जो कि एक्चुअल में आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो आपके लिए इनफ हो जाएगा हमेशा, बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए वो इनफ है, ओके। ये आपको बस ये तरीके यूज करना है, फ्लैश का यूज करने का, रैम यूटिलाइजेशन के लिए बेटर है। जरूरत नहीं है यूज मत करो, समझ गए। यस यस। हाँ, जरूरत नहीं है, आप यूज मत करना, देखने में लगेगा कि कंजरपना कर रहे हो यहाँ पे, पर जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता है ना टाइम के साथ में, तब समझ में आता है। क्योंकि मुझे कई बार अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स में पूरे उसका जो डेटा स्ट्रक्चर था ना, उसको दोबारा से ये करना पड़ा, रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी सारे फ्लैग्स की। बहुत टीडियस काम होता है वो, एक एक जगह पे जाके ढूंढ ढूंढ के सबको चेंज कर, ये ऐसा बनाने के लिए। वरना मैं ग्लोबल में डिक्लेयर करता था, 1-1 बिट खाता था, मेरे रैम की बैंड बजा के रख दिया था मैंने। तो मुझे मिला था कुछ 4 4 KB का रैम था मेरे पास मुझसे, तो मेरे पूरे रैम की बैंड बजा दिया था उसने, फ्लैक्स कम कर करके ना मैंने 2 KB रैम मतलब मैंने रिड्यूस किया। ग्लोबल का मैंने लोकल किया बहुत जगह पे फंक्शन से। 2 KB, हाँ, 4 KB रैम था मेरा, 4 KB फुल हो गया था, मैंने उसको हाफ KB तक उतारा था। ग्लोबल को लोकल किए, बाद में फ्लैक्स को सिंगल सिंगल बिट किया। तो इस तरह का भयंकर यूटिलाइजेशन किया था मैंने, और ये पिक माइक कंट्रोलर का था प्रोजेक्ट मेरा, ठीक है। समझ में आया कुछ। ओके। यस यस। ओके फिर कोई दूसरे सवाल। अभी तो नहीं है सर। यहाँ पे स्ट्रक्चर और यूनियन को सेम नाम से कॉल कर सकते हैं क्या?
मतलब कैसा, अगर इंडिविजुअल है तो नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, अगर तुम्हारे पास में दो अलग अलग वेरिएबल्स है, ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर और यूनियन को वेरिएबल ही मानते हैं, जैसे यूनियन है इसको एक वेरिएबल मानते हैं, और यूनियन को एक वेरिएबल मानते हैं, और स्ट्रक्चर को एक वेरिएबल मानते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया। तो ये दो स्ट्रक्चर है ना, इसके दो अलग अलग नाम होने चाहिए। ये टाइम लिखा हुआ है, तो इसके मुझे टाइम टू लिखना पड़ेगा, तो हम इसे कॉल कर सकते हैं। पर अभी मान लेते हैं एक के अंदर दूसरा है, जैसे यहाँ पर यूनियन के अंदर मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है, तो मैंने यूनियन स्ट्रक्चर का मेरा नाम ही नहीं दिया मैंने, ये दिख रहा है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर है। इसी जगह मैंने एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया होता ना, तो मुझे नाम देना पड़ता था। दूसरा एक स्ट्रक्चर बना जो किसको अच्छा अलाउ नहीं करेगा ये इसको, क्योंकि वो नहीं करता है अलाउ, ये बता दो। और स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर बना है ना, तो देना पड़ता है। यूनियन के अंदर में आप दो स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। एक्चुअली में तो एम्बेडेड है, वहाँ पे तो मुझे बहुत गंदा वाला मतलब एरर दिखाता था। तो यहाँ पे शायद अलाउ कर सकता है, बताना मुश्किल है मेरे लिए। अपन नॉर्मली हम लिखते नहीं है, और एम्बेडेड में हम यूज करते हैं ना, तो बहुत गंदा वाला एरर देता है, बहुत गंदा वाला। पूरे ऐसे मतलब पूरे लाइन ही मतलब आता है ना, इंफॉर्मेशन की पूरी लाल हो जाती है, इतना गंदा एरर आता है। ठीक है, तो डाउट थोड़ा सॉल्व कर पाया या फिर मैंने डाउट बढ़ा दिया? हेलो? क्लियर है अभी। क्लियर है? सही में हम्म। क्लियर है? बताओ, अगर सही में कुछ अभी भी डाउट बचता है ना, तो मुझे बताओ यार। मेरे मुंह पे गाली दे सकते हो मुझे, समझ गए? हाँ। नहीं नहीं, गाली कोई, क्यों देंगे सर। अरे कुछ लोगों को फीडबैक गाली की तरह लगता है, पता है ना? फीडबैक दो तो गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे लोग देखे होगे ना तुमने? होता है। मेरे खुद ही फीडबैक मांगते, खुद ही गुस्सा होते। फीडबैक मांग रहे हो यार, आगे वाला को इस तरह से दो कि वो खुले मन से दे पाए, ठीक है? ऐसा स्ट्रक्चर रखो कि आगे वाला आपसे कोई बात ना बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी डर के करता है, समझ लो। आगे वाले को ये पता रहना चाहिए कि अगर तुम उसको गाली दे रहे हो ना, तो वो तुम्हें पीटने नहीं आएगा जब तक तुम उसे पीटने नहीं जाओगे, ठीक है? ये आगे वाले को पता रहना चाहिए। तो हर कोई आपको बराबर गाली भी देगा, आपको हर कोई हर बात बताएगा भी, हर कोई आपको हर चीज़ बोलेगा, कोई चीज़ अपने मन में गाड़ के नहीं रखेगा, समझ रहे हो? तो मैं हर जगह पे अपना थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा रखता हूँ कि हर कोई मुझे जो जो मन में आता है मुझे बोल सके। कई जगह पे लगता है कि ये कमज़ोर बंदा है करके, पर मारपीट के टाइम पे सिर्फ मैं मारपीट करता हूँ, और कोई सही में हाथ उठाने जा रहा है तो नहीं छोड़ता, ठीक है? तो जो इच्छा है वो बताओ कि क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर मेरा टीचिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग, मतलब क्या कहते हैं यार, बदतमीज टाइप का है, तो बदतमीज आदमी। थोड़ी बदतमीजी है क्या, मैं पूछ सकता हूँ, पूछ रहा हूँ मैं जेन्युइनली, मेरी टीचिंग स्टाइल नहीं में। नहीं जो उनकी थोड़ा कई बार कुछ चीज़ें समझाने के लिए कई बार बोलता हूँ कि तो ये लड़का रहे लड़की रहे कुछ भी रहे, हमारा जो टाइप कास्ट है उसको पूरा चेंज कर देगा, इसमें बदतमीजी ठीक है? मैंने कुछ पहले के क्लासेस लिए थे फर्स्ट क्लास में। नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है। नहीं लगा। मतलब समझ में आया ना बातें? हम्म, मुझे बोलते हुए एक्चुअली में डर लग रहा था कहीं भी ना हो नहीं हो करके, यहाँ पे कंप्लेंट ना गिर जाए अपने नाम पे कि भाई बंदा बदतमीज है, सेक्सुअल बातें करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा समझ में आ गया है, हिसाब से क्वेश्चन पूछना इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर सही में बहुत लोगों को बहुत सारे डाउट रहते हैं। हमारा जो ये है ग्रुप है, ग्रुप चैट, उसके अंदर सही में इसका प्रैक्टिस करो, सही बोल रहा हूँ, सही में प्रैक्टिस करो, क्योंकि एम्बेडेड में बहुत ज़्यादा काम आता है, और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये भर भर के काम आता है, ठीक है? भर भर के काम आता है। तो इसका प्रैक्टिस करो, और मुझे इसका सही में, मुझे ये जो हमारा ग्रुप है ना, ग्रुप में तुम मुझे फोटोज भेजो, अलग अलग प्रैक्टिस करते हो, फोटोज वीडियोज भेजो, ठीक है? करोगे कि नहीं? ये सही में होमवर्क ठीक दे है रहा हूँ सर, मैं, ठीक। ठीक है। ठीक है? ठीक है, करिए, कल परसों मिलते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ओके ठीक सर, है, ओके। चलिए, गुड बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।
नाइस।